आप समझिए जब आप एंजियोग्राफी कराने गए तो आप गार्बेज को रीलोकेट करने गए, बेचारा वो ब्लॉकेज वहीं फंसा हुआ था, अब वो पूरा घूम रहा है और कहाँ जाके रुकेगा वो वाला ऑर्गन गया। किसी के पैर में पैरालिसिस हो जाता है, किसी को गैंग्रीन हो जाता है, राइट, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। सो गार्बेज रीलोकेशन कब होगा कुछ नहीं पता, लेकिन होगा क्योंकि वो घूम रहा है। गार्बेज रीलोकेशन, तो गार्बेज में रीलोकेशन नहीं करना है, गार्बेज आउट करना है। अच्छा, गार्बेज आउट कैसे होगा, वो ब्लॉकेज जाएगा कैसे, अगर तो जाएगा तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो डाइट आप ऑलरेडी ले रहे हैं पिछले 2 दिन से, वो डाइट क्या करता है, आपके बॉडी के कोलैटरल आर्टरीज को खोलने लगता है। ऐसे बंद ब्लड वेसल्स होते हैं जो भगवान ने इसलिए दिए हैं स्टेपनी की तरह, कभी अगर कोई और आर्टरी बंद हो गया तो वो नया आर्टरी खुल जाएगा। कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि हमारे तीनों आर्टरीज में 100% ब्लॉकेज है, तो मैंने कहा कि ये तो खुशी की बात है, इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता और 100% ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आप जिंदा हैं। कैसे जिंदा है, तीनों आर्टरी में अगर ब्लड वेसल 100% ब्लॉक है, हाउ यू आर अलाइव? क्योंकि उसके बॉडी में कोलैटरल आर्टरी खुल गए। तब तक कुदरती कोलैटरल आर्टरी हम सबके बॉडी में होता है, वो खुलता रहता है, हमें नहीं पता रहता, बॉडी करती रहती है, राइट। कई बार बॉडी नहीं कर पाती तो उनको हार्ट अटैक वगैरह जो भी आता है, लेकिन बॉडी कब कर पाएगी, जब बॉडी को खुराक देंगे, एनवायरमेंट देंगे। व्हाट इज दैट एनवायरमेंट? द काइंड ऑफ डाइट जो अभी आप ले रहे हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2 जो मैंने कल बताया था, टाइम एज मेडिसिन। कल का आपका रूल याद है, खाने की टाइमिंग डिसाइड करती है कि वो खाना आपके लिए अमृत का काम करेगा, खोलेगा ज़रूरत पड़ने पे, या खाना आपके लिए जहर का काम करेगा, वो खुद ही ब्लॉकेज बन जाएगा। फूड एज मेडिसिन। जैसे ही आप ये नियम अपना, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, आपके घर में जो भी इंसान है, जो कोई भी दवाई खा रहे हैं, बीपी की, शुगर की, एक्सेट्रा, आपको ज़्यादा तो कुछ बताना नहीं है, आप बोलना बस आप उनके टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दें। 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, और पूरे दिन क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इग्नोर इट। उसी से उसको फ़ायदा मिलने लगेगा। जैसे हमारे ऑफिस में, अगर आप फरीदाबाद में, मेरा जो ऑफिस है 2nd फ्लोर में, वैसे तो पेशेंट वहाँ पे हम बुलाते नहीं, लेकिन हमारे मित्र या कोई अगर पेशेंट आ जाते हैं, हार्ट का पेशेंट, तो ब्लॉकेज है, हार्ट का पेशेंट है, तो मैं कैसे डायग्नोस करता हूँ? वहाँ पे गार्ड बैठता है नीचे बीच में, तो मैं गार्ड से पूछता हूँ, जब ऊपर आया था कितनी बार रुका था? बोलते 2 बार उसको खड़ा होकर सांस लिया, फिर धीरे धीरे आया, फिर खड़ा होकर सांस लिया, तब सीढ़ियाँ चढ़ के आया। और जब इस डाइट को हम रिकमेंड करते हैं, द सेम डाइट विच यू आर हैविंग, 1 महीने बाद जब दोबारा आता है, तो जैसे वो बैठते गार्ड से फोन करता हूँ, भाई गार्ड बोलता है कि इस बार पूरी तरह से एक बार में आ गया बिना रुके, तो मैंने कहा आपका हार्ट ठीक हो चुका है। तो ये डायग्नोस्टिक्स है, राइट। तो डायग्नोस्टिक्स विदाउट फेल, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक आपका बॉडी खुद बता रहा है। तो आपको, कई लोग बोलते हैं मुझे साबित करके दिखाओ कि मेरा ब्लॉकेज खुल गया है। साबित करने का जो प्रोसेस है वो इतना डैमेजिंग है, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे डैमेज बढ़ जाए। तो आप ब्लॉकेज देख नहीं रहे हैं, आप डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, जिसकी आवश्यकता नहीं है। बेशक तीनों आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाए, तभी तो कोलैटरल सर्कुलेशन दिया हुआ है भगवान ने। ये देखिए, इसकी डिटेल्स आपको 2 किताब मिलेंगी, फिश-टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, उसमें ये मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है, हेड डाउन टिल्ट आप में से किसी ने किया? यहाँ पे 1 ने किया, 2 ने किया, 3 आपने भी किया, हेड डाउन टिल्ट। ये थेरेपी आपने किया, ये 2 घंटे हम पेशेंट को इस पोस्चर में बिठाते हैं, लिटाते हैं, इस तरह का बेड में। घर पे भी कर सकते हैं, यहाँ 3 ईंटें रख दिया तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो ये क्या, गार्बेज आउट। इस पोस्चर में रहने से 2 घंटे, 1 घंटा भी करते हैं शुरू में, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। जिनका यूरिन आउटपुट कम होता है या नील होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, मतलब गार्बेज आउट। बॉडी का जो रियल मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म को ठीक करने की कोशिश, उसी से ही हमें काम निकालना है, ना कि हम डायलिसिस में डाल के और फिर उसको काम करें। तब तो वो उसी तरह से होगा जो मैंने आपको बताया कि ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, आप उसको काटते जा रहे हैं, वो बढ़ता जाएगा। ये तो एक कस्टम बन गए, फिर आप कस्टमर बन गए, राइट। तो जब आप पेशेंट को या आप खुद इस तरह से रहते हैं, तो आपके बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं अपने आप ही। रिजल्ट ये होता है कि आपका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। यूरिन आउटपुट बढ़ना इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि आपका किडनी काम करने लग गया है।
तो किडनी काम कर रहा है कि नहीं, आपका यूरिन आउटपुट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आप एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर किडनी का आपको ज़्यादा ही जानना है। आप 2 बोतल लीजिए 1-1 लीटर वाले, और आप ये डिसाइड कीजिए कि एक बोतल में पूरे दिन भर में जितना पेशाब आएगा वो उसमें भरिए, और एक बोतल रख दीजिए, रात को अगर उठते हैं पेशाब के लिए तो उसमें भरना है। दिन वाला बोतल की क्वांटिटी ऑफ यूरिन, पेशाब की क्वांटिटी मात्रा रात वाले बोतल की मात्रा से 3 गुना अधिक होनी चाहिए। तो यानी कि आपका किडनी का जो सर्केडियन क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ लोगों का इसका उल्टा होता है, तो मतलब अब गड़बड़ है। गड़बड़ को ठीक कैसे करें, तब हम ये हेड डाउन टिल्ट, वो हॉट वाटर इमर्शन, ये डाइट, तो हम बॉडी क्लॉक को ठीक कर रहे हैं। बॉडी क्लॉक को ठीक करने से कब किडनी को सोना है, कब किडनी को जगना है, वो किडनी तब अपने आप ही कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने इसको फ्लाइट मोड पर रख दिया यहाँ से दूसरे देश में जाके भी, तो यहाँ जितनी बार टाइम दिखाएगा वो कौन सा वाला टाइम दिखाएगा, यहाँ वाला। तो ये वाला टाइम देख के अगर मैं बोलूँगा कि भाई मुझे तो अपॉइंटमेंट में जाना 2 बजे, लेकिन वहाँ का 2 बजे तो कभी और बजेगा, तो मेरा पूरा दिनचर्या वहाँ का खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपकी किडनी की भी एक साइकिल होती है, बॉडी क्लॉक जिसे बोलते हैं, बॉडी क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक ऑफ किडनी। उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए ये तरीके हैं जो आपके सामने देख रहे हैं, जो हम अपने हॉस्पिटल में कराते हैं। सो गार्बेज हमें बॉडी से बाहर निकालना है, रीलोकेट नहीं करना है, और बाहर निकालना वो भी नेचुरल तरीके से, जो बॉडी को जो मैकेनिज्म दिया है उन्हीं को एनहांस करना है, राइट। चौथा आखिरी रूल है मेंटेनिंग द बॉडी क्लॉक। मेंटेनिंग द बॉडी क्लॉक में मीन्स आप ठीक हो गए, लेकिन ठीक रहना भी तो है ना फिर। ठीक रहने के लिए आपको घर पे रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तक ठीक रह पाएंगे। एक बार अगर घड़ी को सेट कर दिया, लेकिन घड़ी सेट भी रहे लगातार, तो वी हैव टू कीप ऑन एंश्योरिंग कि उसकी बैटरी ठीक से लगी रहे, है ना, तभी होगा। वो गिरे ना एक जगह है, टूटे ना फूटे ना, कई सारी चीज़ें। आप कल जब जाएंगे, आपके जाने से पहले आपकी बीमारियों के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से, कागजी पेशेंट के हिसाब से नहीं, आपके जो ट्रू दिक्कतें हैं उन सिम्टम के हिसाब से आप सबका सर्केडियन चार्ट बनेगा आपके नाम से, राइट। वो अभी नहीं बन सकता क्योंकि आज भी अब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने जो मेडिकल हिस्ट्री दी है वो भी हमने कंसिडर किया है, जो दवाइयाँ तब ली थी वो कंसिडर किया है, इन 2 दिन में और कल तक जो दवाइयाँ छूटेंगी वो भी हमने कंसिडर किया है। आपका जो लोग बीपी शुगर के पेशेंट हैं, क्योंकि शुगर और बीपी के पेशेंट हैं इसलिए हम दवाई आपका मॉनिटर कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, राइट। क्योंकि दवाइयों को कम करते जाना, जैसे जैसे ये आंकड़े कम होंगे, नहीं कम करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इनके बेसिस पे कल तैयार होगा आपका सबका अपना अपना सर्केडियन चार्ट, वो सबका अलग अलग होगा। वो चार्ट को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, और फिर घर जाके वही चार्ट को आपको फॉलो करना है। उस चार्ट को बनाते वक्त हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बन जाए उस चार्ट की वजह से। जो आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए उस चार्ट को फॉलो कर पाएँ वो आसान चीज़ें होंगी। थोड़ी मुश्किल चीज़ उनके लिए होता है जो बहुत ही बीमार है। मान लो किसी का किडनी काम ही नहीं करता, जो डायलिसिस में ऑलरेडी जा रहा है, तो डायलिसिस वाला जब समय वहाँ लगा रहा था उसकी जगह हम ये हॉट वाटर इमर्शन वाला समय बोलते हैं, राइट। तो वो चार्ट कल बनेगा और उस चार्ट को कल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो कुछ सवाल हैं, आपने देखा कि अभी तक मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इसी के अंदर आ गए जो कि आपने कल पूछे थे। तो कोई अगर बोलेगा मेरा क्रिएटिनिन कैसे घटेगा, तो ये राइट सवाल ही नहीं है। मेरा यूरिन आउटपुट कैसे बढ़ेगा, मेरी कमज़ोरी कैसे जाएगी, मेरी सूजन जो है वो कैसे जाएगी, दिस इज द राइट आंसर। मेरी वोमिटिंग होती है वो कैसे खत्म होगी, मुझे भूख नहीं लगती वो कैसे ठीक होगा, इनका तो जवाब है, राइट। लेकिन पोटेशियम कैसे घटेगा, कोई जवाब नहीं, राइट। तो क्योंकि आप क्यों जवाब नहीं है वो मैंने बता दिया कि वो कितना ज़्यादा वेरिएशन है, कितना ज़्यादा अनरिलायबल है। व्हाट इज़ रिलायबल, हाउ यू आर फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में दर्द है, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा टेस्ट जिससे पता चले कि वो दर्द कितना है? कौन बताता है कि आपको दर्द है? आप खुद ही बताते हैं। मान लो किसी के आंसू लेके दिखा दें आपको, एक टेस्ट करके, कोई बता सकता है ये खुशी के आंसू की गम के आंसू? कोई दुनिया का टेस्ट। अच्छा, कौन बता पाएगा कि खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू?
जिसके आंसू वही बताएगा ना। जब आंसुओं के लिए आप खुद बता रहे हैं, दर्द के लिए खुद बता रहे हैं, आपकी किडनी के लिए क्रिएटिनिन क्यों बताएगा? वो भी तो आप ही बताएंगे ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्रिएटिनिन अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता तो 28 वाला तो जिंदा ही नहीं रहता ना, 38 वाला जिंदा ही नहीं रहता ना, और 1.9 वाला तो बहुत हेल्दी दिखता। तो कोरिलेशन है नहीं, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नहीं। लेकिन उसको अगर पैरामीटर पकड़ के बैठ गए और बोलेंगे क्रिएटिनिन जब T 1.5 आएगा तभी मैं अपने को नॉर्मल मानूंगा, वो दिन आने नहीं वाला। वो दिन लाने के लिए जबरदस्ती आपके बॉडी में जो अच्छा क्रिएटिनिन का एक रोल है उससे नीचे करेंगे, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू डायलिसिस। तब जितनी बार डायलिसिस होता है उतनी बार आपका किडनी फर्दर डैमेज होता है। आप किडनी के 1000 हिस्से कर लीजिए, विद एवरी डायलिसिस एक एक हिस्सा उसका कम होता जाता है। तो हर बार डायलिसिस कर रहे हैं, हर बार आप मौत के मुंह में खुद ही को लेके जा रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं कि आपके बॉडी का सारा खून बाहर ले जा रहे हैं मशीन में, फिर दोबारा अंदर आ रहा है, साथ में इन्फेक्शन भी आ रहा है, क्योंकि वही वाला डायलिसिस मशीन बाकी जगह भी यूज़ हो रहा है, वही वाले पाइप बाकी जगह भी यूज़ हो रहे हैं। तो उससे अच्छा क्यों ना हमारे बॉडी का जो तीसरा किडनी भगवान ने दिया है, यानी कि स्किन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज़ एक्सेस जुड़ आ जाती है तो हमें तकलीफ होने लगती है, पेन होने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है। एक्सेस चीज़ को, गार्बेज को बाहर निकालना है और दोबारा गार्बेज बॉडी में भरे ना, उसके लिए सर्कुलेटिंग चार्ट फॉलो करना है। आपके जो पंचकर्मा थेरेपीज हो रहे हैं, कुछ लोगों का एक्यूप्रेशर हो रहा है, ये सारी जो प्लानिंग हमने की है, किसका कौन सा थेरेपी होगा, किसका कौन एक्यूप्रेशर होगा या नहीं होगा, ये आपने जो मेडिकल हिस्ट्री दी उसके बेसिस पे है। और कल से क्या करना घर जाके, वो अब तक तीनों दिन के रिस्पांस के बेसिस पे होगा। ठीक है। कुछ सवाल जैसे हैं आपके, मान लो सुरेंद्र सिंह का, आई हैड ए ब्लड क्लॉट, सुरेंद्र सिंह हैं आप? हाँ, आई हैड ए ब्लड क्लॉट लेटर, सेम आई गॉट ऑपरेटेड बट नाउ ब्लड विजन इन द लेफ्ट आई, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। आंखों के बारे में सवाल पूछा है। पहली बात तो ब्लड क्लॉट जब था भी तब भी वो सर्जरी नहीं कराना चाहिए था, लेकिन चलो वो तो हो गया, आप मत कराइएगा। तो करना क्या होगा? हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जिनके आंखों की दिक्कत है, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, या चश्मा पहना है, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने पहना है अभी भी, कि वो आते हैं अपने डायबिटीज़ के लिए, किडनी फेलियर के लिए, बाकी बीमारियों के लिए, और जब सर्केडियन चार्ट फॉलो करने लगते 3 महीने बाद जब मिलता है आपका चश्मा कहाँ गया, कब पता नहीं कैसे वो छूट गया, पता नहीं कैसे आंखें ठीक होगी। क्योंकि जब ये करेंगे तो बॉडी सिर्फ एक चीज़ नहीं ठीक करेगी, सिमिलटेनियसली बाकी चीज़ें भी ठीक हो रही होंगी, राइट। तो जो सर्केडियन चार्ट कल आपको मिलेगा, आपके सवाल का जवाब, उसके अंदर जो जो बातें हम लिखेंगे और जो जो हम एक्सरसाइज लिखेंगे वो आपको करना है। उससे जो विजन है, ब्लड विजन, हमने देखा है कि ठीक हो जाता है। इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। आप देखेंगे कि आपके चश्मे का साइज़ को अभी रिड्यूस करना पड़ेगा, वही वाला चश्मा आपको धुंधला दिखेगा। तो इसका जवाब तो यही है कि आपका जो सर्केडियन चार्ट होगा उसी को आपको फॉलो करना है। अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर हो गए। जैसे ये है झामू भगत है यहाँ पीछे, हमारे पिछले 10 वर्षों से बीपी की दवाई चल रही है, दवा खाने के बावजूद भी बीपी 150 से ऊपर ही रहता है। अब देखिए सवाल वही है, बीपी की दवाई बीपी को कैसे कम करता है ये आप समझ लीजिए। वो हार्ट को बोलता है कि कम काम करो, अब कम काम करो तो बीपी कम हो जाएगी ना। लेकिन हार्ट कम काम कब करती है? जब आपका हार्ट कमज़ोर होने लगता है। तो बीपी की दवाई आपके हार्ट को और किडनी, हार्ट और किडनी दोनों आपस में कोरिलेटेड है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए अभी यहाँ से एक सांप आ जाए तो क्या होगा? मेरा हार्ट भी बढ़ जाएगा। अभी कोई ब्लड प्रेशर मेरा चेक करेगा तो क्या मिलेगा? मेरी मेरी हाई मिलेगा। तो क्या मैं बीपी का पेशेंट हूँ? नहीं। जो सर्कमस्टेंस है उसके हिसाब से बीपी अपने आप को रीसेट करता है, उस सर्कमस्टेंस को फाइट करने के लिए, उसको कन्फ्रंट करने के लिए। ये आप समझते हैं, राइट। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है लाओ मैं आपका बीपी चेक करता हूँ, 70% लोगों का बीपी बढ़ जाता है। वाइट कोट सिंड्रोम होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर देखा बीपी बढ़ गया ना। ये वही वाली बात है कि फिश को टैंक से बाहर निकाला, अरे सो रहा है कि नहीं, देखा ये तो हिल रही है, ये सो नहीं रहती। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको समझना होगा कि बीपी जो है आपके सराउंडिंग के हिसाब से, बीपी बॉडी, हार्ट और किडनी दोनों मिलकर मैनेज करती है।
दवाई जब लेते हैं तो किडनी और हार्ट के बीच का ताना बाना को वो ख़राब करके बीपी को लो करता है। ऐसे लोग फिर किडनी फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं, ट्रू पेशेंट। तो लेकिन आपका सवाल है कि बीपी को घटाएं कैसे। उसका जवाब है कि आज शाम तक और कल तक आप देखेंगे आप में से बहुत लोगों की बीपी की दवाई छूट रही होंगी, छूट गई होंगी आज शाम तक। आज शाम को 48 आवर हो जाएंगे, तो 48 आवर में रिजल्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का आ जाने वाला है। लेकिन किसी का रिजल्ट आज आएगा, किसी का रिजल्ट कल आएगा, किसी का रिजल्ट हो सकता है 2-4 दिन बाद आए। इस पे रिजल्ट्स पे हम बात करेंगे। तो